नया क्रूड बनने वाला है। जो भी चीज आज क्रूड ऑयल कर रहा है, उसकी वजह से जो भी चीज जो हमें मिलती है, हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें बायोमास से आने वाली है। बेसिकली हर कोई चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ईंधन और ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ चीज, इस सब की जो सोर्स है वो है बायोमास। इनफैक्ट अभी इस फोसिल फ्यूल के बारे में, इस कोयले के बारे में, तेल के बारे में मैंने जो सब कुछ बताया, सब जीवाश्म ईंधन की भी जो शुरुआत है, जीवाश्म ईंधन जो भी बना है वो बायोमास से बना है। यानी हजारों लाखों साल पहले ये जो बायोमास धरती के ऊपर था वो नीचे जमीन में गाड़ दिया गया और अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर एक तो वो सॉलिड फ्यूल बना यानी कोयला बना, नहीं तो वो लिक्विड द्रवरूप ईंधन बना, क्रूड ऑयल बना, नहीं तो वायुरूप ईंधन या नेचुरल गैस बनी। तो ये जो भी क्रूड ऑयल आज आज उसका रोल है, क्रूड ऑयल से वजह से हम जो भी काम कर रहे हैं बेसिकली उसका सोर्स है बायोमास। लेकिन हमने ये काम करने के लिए वो नीचे जो प्रकृति ने जिसे गाड़ा है उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। यही काम जो हम हमारे जमीन के ऊपर जो बायोमास है उसको होगा कि उसके साथ आराम से कर सकते हैं। बस यही हम गलत काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो बायोमास है ना, ये जो बायोमास जो खेती से तैयार होता है, यानी खेती से हम सिस्टमेटिकली तैयार कर सकते हैं। हम हर तरह की इंडस्ट्री, यानी आप प्लास्टिक रबर से लेके हर कोई चीज जो आज हमें बनानी है, जो सस्टेनेबल करनी है, या कोई भी इंडस्ट्री, पेंट हो, केमिकल्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, हर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इस बायोमास से आ सकता है, वो इस खेती से आ सकता है 100%। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बायोमास, ये खेती हमारी हर हर इंडस्ट्री की जो जरूरत है उसको पूरा करेगी ही करेगी, लेकिन उसी के साथ हमारा ये जो इकोसिस्टम है, ये जो पर्यावरण है उसका ख्याल रखती है। और ये सबसे अच्छी बात है जो हजारों सालों तक फिर हम ऐसे ही चलता रह सकता है। तो बायोमास का मतलब क्या है, अगर आप टेक्निकली देखोगे, अगर आप बिजनेस के एंगल से इसे देखोगे, तो बायोमास इज ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका इस्तेमाल भाई ईंधन ऊर्जा के तौर पर, खाने के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये बायोमास जो है रिन्यूएबल है, अक्षय है, सदैव है। और कौन तैयार करता है ये बायोमास? तो दोस्तों बायोमास तैयार करता है हमारी मां, हमारी प्रकृति। दोस्तों करोड़ों सालों से इस धरती ने, इस प्रकृति ने, इस हमारी मां ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था तैयार करके रखी है जिसमें इस बायोमास का जन्म होता है, बायोमास की उत्पत्ति होती है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में इतने असंख्य सूक्ष्म जीव मां ने तैयार करके रखे हैं कि जो कंटिन्यूसली विघटन का, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी का काम करते हैं। जो भी चीज हम इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव है जो उसका विघटन करके फिर से वो तत्व हमें लाके रखते हैं कि चलो अभी आगे के फिर से बनाओ। ये हवा, ये वातावरण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ये सूरज की रोशनी, पानी, ये सब कुछ ऐसी व्यवस्था माने तैयार करके कि इस व्यवस्था में इस बायोमास का जन्म होता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन है कि जिसमें ये बायोमास बनता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दोस्तों दुनिया में हर कोई जो एनर्जी है, यानी मेरे अंदर भी जो एनर्जी है, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये टीवी, ये लाइट जल रही है, पंखा, जो कुछ है, हर तरह की जो एनर्जी इस पृथ्वी की के ऊपर है, उसका मूल सोर्स है सूरज, सूर्य। उसकी जो एनर्जी, उसी के इस्तेमाल से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है जो हमारे आजू बाजू है, उसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो प्रकृति ने उसका एक तरीका तैयार किया है कि वो एनर्जी को लेके वो ऐसे फॉर्म में तैयार करती है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सके। तो ये जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश यानी सूरज की रोशनी, और संश्लेषण यानी प्रक्रिया, निर्माण करना। तो ये प्रोसेस है कि जिससे ये बायोमास तैयार होता है। और इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगता है ऑफकोर्स ऊर्जा यानी सनलाइट, उसके लिए लगता है कार्बन का सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का सोर्स वो है पानी। दोस्तों इस पेशी का, इस वनस्पति के अंदर एक स्पेशल एक प्रोटीन होता है जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। वो प्रोटीन बेसिकली ये जो प्रक्रिया है वो करता है, और इस प्रोटीन का नाम है क्लोरोफिल। और जो एक कैप्सूल में होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होता है,
और ये एक्टिवेट होके ये सभी प्रक्रिया पूरा करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्लोरोफिल, ये जो प्रोटीन है जो एक काम करता है, उस प्रोटीन का जब उसकी लाइट पड़ती है उसके ऊपर, तो वो ब्लू और रेड ये सभी तरह की जो लाइट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ ग्रीन जो है हरा लाइट उसी को परावर्तित करता है, उसको उसी को ट्रांसमिट करता है। इसीलिए ये सब पेड़ पौधे हमें हरे दिखते हैं, हरे नजर आते हैं। और ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा अंदर जाती है और बाहर बिल्कुल बहुत कम निकलती है, इसलिए इसका नाम है एंडरगोनिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जिसमें कम जाती है एनर्जी और बाहर ज्यादा निकल, जैसे हम लोग कुछ खाए, बिस्किट खाया तो थोड़ा सा कुछ एनर्जी लगे नहीं खाने के लिए, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो एक्सर्गोनिक है। ये एनर्जी है कि जिसमें सूरज की रोशनी लेते हैं, सूरज की ऊर्जा लेते हैं और उसको अंदर उस खाने के अंदर वो परावर्तित करते हैं, इसे एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी के साथ फिर ये प्लांट, ये वनस्पति क्या तैयार करते हैं, तो ये पहले तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसका कार्बन का यूज करते हैं खाने में, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पानी लेते हैं, उसे हाइड्रोजन लेते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलके वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और हमारे लिए शुद्ध हवा यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही बनाती है। और दोस्तों, ये जो खाना है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्राइम एनर्जी है दुनिया के ऊपर। मैं जब बोलता हूं कि मेरे अंदर जो एनर्जी वो सूरज से आ रही है, वो आ रही इसलिए क्योंकि मैंने ये कार्बोहाइड्रेट खाया है। मनुष्य जो है एक तो डायरेक्टली वनस्पति को खाता है, उसको एनर्जी मिल सकती है, नहीं तो वो ऐसे प्राणी जानवर उनको खाता है कि जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरी पृथ्वी तल के ऊपर जितनी भी एनर्जी है, वो एनर्जी तैयार करने का काम ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। पृथ्वी के ऊपर जितना भी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन तैयार करने का काम ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी एक चमत्कारिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये पृथ्वी का जो कॉम्पोजिशन था बहुत पहले, ये बाकी के ग्रह जैसे ही था। बाकी के ग्रह जैसे इस पृथ्वी के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा थी, हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा था। और सबसे पहले ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस, ये पेड़ पौधों ने नहीं शुरुआत की, तो एक पेशीय सूक्ष्मजीवों ने शुरुआत की। और जो इन्होंने शुरुआत की, उस टाइम उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लिया, लेकिन हाइड्रोजन उन्होंने पानी से नहीं लिया। तो ये जो पूरा वायुमंडल था, ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो गैसेस थे, उससे वो हाइड्रोजन लिया, वो लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा। और ये वो प्रक्रिया है कि जिसकी वजह से पृथ्वी का जो वातावरण है वो तैयार हुआ, जिसमें ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है। यानी पृथ्वी के ऊपर ये वातावरण तैयार करने का काम भी ये प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया ने किया है। और इसी इवेंट को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ऐसा कहा गया है। दोस्तों, ये जो फिर वातावरण का कंपोजिशन बना, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड कम हुआ, ऑक्सीजन इतना ज्यादा हुआ, उसके बाद अलग अलग नए नए जीवों की, कॉम्प्लेक्स जीवों की उत्पत्ति हो गई। हम भी इसी कारण तैयार हुए, मनुष्य इसी कारण तैयार हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जब करोड़ों सालों से ये जो व्यवस्था कुदरत ने, धरती माँ ने की है हमारे लिए, बहुत सुंदर ऐसी प्रक्रिया, क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और करना चाहिए, मुझे तो लगता है सोचना भी नहीं चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते, हम इसके पास आ भी नहीं सकते, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम ये छोड़ के एक ये सूरज की रोशनी कैप्चर करने का एक अपना तरीका हमने ढूंढ के निकाला है, और वो क्या है? तो वो है सोलार, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रही है, जिस सेक्टर में हो रही है, वो है सोलार सेल्स। और सोलार सेल्स के से क्या करते हैं हम लोग? कोशिश करते हैं कि सूरज की रोशनी को कैप्चर करें और उसका उपयोग करें। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो ये जो मटेरियल हम लोग बना रहे हैं, उससे वो सरफेस गर्म होता है। वैसे भी आमतौर पर कोई भी चीज जो बहुत जल्दी तपती है, उसके कॉम्पोजिशन की वजह से आप धूप में रखेंगे तो गर्म होगी, और गर्म होगी तो उसका इमीडिएटली उस गर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बिजली तैयार होती है। और वो बिजली, एक तो इमीडिएटली आप वो जो बिजली है, एनर्जी है, उसका इमीडिएटली आप उपयोग करो, लेकिन वो इमीडिएटली उपयोग बहुत जगह पे नहीं जमता। तो इसलिए क्या करते हैं? तो इसको स्टोर करते हैं, बैटरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है, जो रिन्यूएबल में आज की तारीख में, यानी सोलर सेल से लेके वो पैनल से लेके ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बैटरी। क्योंकि आप गर्म करोगे, आप वो बिजली तैयार करोगे, लेकिन अगर स्टोर नहीं करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं।
और इसीलिए आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रिटिकल एलिमेंट, यानी वो मूलद्रव्य जिससे ये बैटरी बनती है, बस उसके ऊपर कंट्रोल करें। इनफैक्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये पूरी रिन्यूएबल इंडस्ट्री में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज बन चुकी है। आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अगर देखोगे तो क्या है, आई मीन ये पूरी बैटरी से बने हुए व्हीकल्स है ना। जैसे बच्चों के खिलौने के हमारे व्हीकल्स होते हैं, छोटी छोटी जो गाड़ियां होती है और इसके ऊपर बैटरी होती है, बस वैसे ही है, आप चार्ज करो और गाड़ी चलाओ। अभी ये चार्ज करने वाली जो बिजली कहां से आ रही है, ये बिजली कोयले से आ रही है, ये बिजली सोलर से आ रही है, ये अलग बात है, इसके आगे कार हो। लेकिन वो कार हो, बसेस हो, सो सिर्फ बनती है सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी की वजह से, इस लिथियम की। जो भी लोग रिन्यूएबल में काम करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, उनका एक ही फोकस है, लिथियम माइनिंग। कहां से लिथियम मिलेगा, और जो चीज जो माइनिंग से अगर हम लोग मिलते हैं तो कभी वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। क्या आप सोचते हैं कि आगे ये चीज आगे के 100 साल या सैकड़ों साल चलेगी? अभी हजारों साल से ये दुनिया करोड़ों साल से चलती आ रही। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन 10,000 साल पहले चालू हुआ, तो 10,000 साल से हम कर रहे हैं ना काम, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ। लेकिन ऐसी चीज जो माइनिंग करेंगे वो कैसे सस्टेनेबल हो सकती है? आज लिथियम माइनिंग हर जगह हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन कोबाल्ट, कोबाल्ट की माइनिंग की आज की परिस्थिति अगर आप देखोगे, आप बोलेगे मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसी बहुत ही भयानक परिस्थिति कोबाल्ट माइनिंग की है। अफ्रीका में कांगो में इस तरह से ये सब एक्चुअल कंडीशन, अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोबाल्ट माइनिंग को लेके, इस रिन्यूएबल के को लेके आज दुनिया क्या कर रही है। तो जो भी हम, यानी मनुष्य जो सोचता है कि रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा ना। जिस आई I मीन हम एक तरफ देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको कैप्चर करना चाहिए, और कौन कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो कोयले के बारे में, कोयले की खदानों के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि कोयले की वजह से, उस खदानों की वजह से कितने बड़े बड़े जंगल आज नष्ट हो रहे हैं। अभी सेम चीज हो रही है लिथियम के कंडीशन में। आज लिथियम जहां मिलता है लोग बस खुदाना चालू करते हैं। आज देखिए पुर्तगाल में, ये आप जो देख रहे हैं चित्र, ये पुर्तगाल का है, और वहां इतने घने जंगल अभी वो शायद तो तोड़ जाने नष्ट होने वाले, बिकॉज वहां लिथियम माइनिंग की शुरुआत होने वाली। यही नहीं, अगर हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में अभी लिथियम का रिजर्व मिला है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सब माइनिंग चालू हो, और हमारे वहां वहां इतना सुंदर जो इकोसिस्टम है, न जाने उसके ऊपर क्या असर होगा। इसी के अलावा इसके साथ और एक चीज है, वो ये है कि जब मनुष्य, जब इंसान, जब ये इकोनॉमी इस फोसिल फ्यूल को लेके एक क्लीन फ्यूल के ऊपर जाना चाहती है, ट्रांजिशन करना चाहती है, यानी एक स्वच्छ ईंधन के ऊपर जाना चाहती है, तब ये जस्ट होना चाहिए। यानी ये जब ट्रांजिशन आप कर रहे हैं तब आपने कंपलसरी लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों का ख्याल, उनकी नौकरी का ख्याल, उनके रोजगारों का ख्याल, पर्यावरण का ख्याल वो रखना चाहिए। और इसे ही कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। यानी आप जब बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल होना चाहिए, आपको टेम्परेचर कम करना है, सब चीजें कर रहे हैं, और जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा में जाते जाते आपने ये देखना चाहिए कि लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। और ये पूरी जो परिस्थिति आज जो हमारे सामने है ना, जो चल रहा है, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, वो सब देख के सिर्फ मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, और वो ये आता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये अक्षय ऊर्जा जो है, ये सदैव अखंड ऊर्जा है, ये सूरज की ऊर्जा है जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। और उसको कैसे ले, इसका बहुत ही सिंपल आसान तरीका कुदरत ने, हमारी माँ ने हमारे सामने ऐसे रखा है। तो क्यों ये छोड़ के हम बाकी को कुछ कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं ये सब चीजें करने की। इतना आसान तरीका इस माँ ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। हमें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कुदरत है, ये जो धरती माँ है ना, ये पिछले 4.5 करोड़ सालों से है इधर, और आज भी इस धरती के ऊपर करोड़ों जीव है। अनुमानित है कि 40 से 50 करोड़ की स्पीसीज है, उसमें से एक स्पीसीज है हम, मनुष्य।
और हर एक स्पेसीज, चाहे वो जमीन पे हो, पानी में हो, कहीं भी हो, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है प्रकृति। और आज ही नहीं, कई सालों से, करोड़ों साल से चलती आ रही है। और इसलिए हमारा क्या काम है कि हमें सिर्फ इस ये जो व्यवस्था माँ ने तैयार करके रखी है, ये जो प्रकृति के नियम, बस उसको समझना और उसी राह पर चलना, यही तो काम करना है हमें। लेकिन हम समझते ही नहीं। अभी जो भी जरूरत हमें लगती है ना, जो भी जरूरत, वो पूरी जरूरत पूरी कर सकती है माँ, ये प्रकृति। कोई कुछ उसके खिलाफ करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ ईंधन और ऊर्जा की बात करूं, ईंधन और ऊर्जा, और हम ये पूरा जो कुछ खुदाई विदाई सब कुछ कर रहे हैं, जो भी विनाश कर रहे हैं हम लोग, ये सब उस बैटरी बैटरी सब चीजों के लिए कर रहे हैं, उस सोलार की एनर्जी, सूरज की एनर्जी कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि आज की तारीख में ये प्रकृति, ये पूरा जो सिस्टम है, कितनी एनर्जी हमारे लिए कैप्चर कर रहा है? कितनी सूरज की रोशनी, एनर्जी हर साल कैप्चर हो रही है? 8 गुना। पूरे दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी लोग रहते हैं, जितनी अलग अलग हमारी जरूरत है, जितनी भी एनर्जी हमें लगती है ना, उससे 8 गुना मां प्रकृति हर साल कर रही है, उसको कैप्चर कर रही है। हमें तो सिर्फ वो काम करना चाहिए ना। और अगर हम लोग स्पेशल एफर्ट करें, इसको समझे, इस तरीकों को समझे, इस इस प्रिंसिपल को समझे, तो जो भी हमारी जरूरत है, और जिधर भी है दुनिया के किसी भी कोने में, वो हम कर सकते हैं। बायोमास उगा सकते हैं, चाहे वो नेपियर घास हो, चाहे वो अलगे हो, चाहे वो वाटर हायासिंथ हो, कोई भी हो। और उससे जो भी आपको एनर्जी, जो भी हमें एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से लेके कुकिंग, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हर तरह की एनर्जी, ईंधन ऊर्जा, और हर तरह का कारोबार उस पर चल सकता है, ऐसी चीज है। और दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन में ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये नेपियर ग्रास तो हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। ये नेपियर घास आने वाले दिनों में, ये बायोमास आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस बायोमास की वजह से बहुत अच्छा इनकम हमारे किसानों को होने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा बायोमास तैयार करने वाला देश हमारा देश बनने वाला है। और जहां तक ये बैटरी की बात है ना, बैटरी की, तो हमें जरा भी, मुझे लगता है कि कॉमन सेंस नहीं है कि करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जिसमें ऊर्जा बैठी है, उस जिसमें ऊर्जा है ऑलरेडी, उसका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं। ये क्रूड ऑयल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोयला जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी भरी हुई है कुदरत ने, वो हजारों साल पहले की है। तो सबसे अच्छी बैटरी अगर कुछ है तो ये बायोमास है। क्या जरूरत है ये सब खुदाई, ये सब कुछ करने की? और ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये एम कोल और एम मिथेन, एम सीएनजी, एम पिलेट, ये बेस्ट सोर्स है। और यही तरीका है काम करने का, यही सही तरीका है, सस्टेनेबल तरीका है, कि जिसमें हम प्रकृति का बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, और जो हजारों सालों तक कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। और इतना ही नहीं है, ये जस्ट ट्रांजिशन जिसको कहते हैं ना, अभी हमारे सामने है कि एक प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट लगाने के बाद कितने सारे किसानों को उससे फायदा होता है, कितने सारे लोग हैं जिसको रोजगार की निर्मित होती है, कितने सारे लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही राइट वे है, यही जस्ट ट्रांजिशन। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की जगह ये बायोमास लेने वाला है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बायोमास तैयार करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला, और उसको एक्सपोर्ट करने वाला अगर कोई देश होगा तो भारत होगा। और इसका कारण होगा हमारा किसान। ये सब काम हमारा किसान करने वाला है। आने वाले दिनों में ये खेती, ये जो पेशा है ना, ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा पेशा बनने वाला है। ये बायोमास है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारे किसानों की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर होने वाली है। हम पूरी दुनिया के लिए ईंधन और ऊर्जा में सबसे ज्यादा जो निर्यात, वह भारत की आने वाले दिनों में होने वाली। और इसी की वजह से हमारा भारत देश दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। लेकिन इतना ही नहीं कि हम ये काम करके पूरी दुनिया को बता देंगे कि सही रास्ता क्या है, कौन सी दिशा में पूरी दुनिया को जाना चाहिए, जो सस्टेनेबिलिटी का सही रास्ता है। और इसी के कारण मिलकर हम सब अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान विश्व गुरु देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।